और टॉपिक है सर हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और It's जब for मैं इस टॉपिक को देखता हूँ getting तो started. मुझे अपनी भी लर्निंग महसूस होती है हर टॉपिक में। बट जो एथिक्स है ये जाहिर है एक कंटिन्यूअस जर्नी है जी। कोई एक ट्रेनिंग, एक किताब पढ़ के ये वाला मसल जो है ना वो स्ट्रांग नहीं किया जा सकता। ये कंटिन्यूअस एफर्ट है जो जाहिर है वालदेन भी करते हैं और पेरेंट्स भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं। तो बुनियाद जाहिर है आपकी होती है, लेकिन उस फिर बुनियाद को आपने मजबूत बनाना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है जी हम थोड़ा कुछ बात करेंगे वर्क प्लेस एथिक्स की। फिर एथिकल डिलेमास क्या होते हैं, कैसे उन्हें रिजॉल्व करना चाहिए। इंटेग्रिटी को कैसे आप इनकलकेट कर सकते हैं, फॉस्टर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक फिर बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड पे इसका जवाब भी देखेंगे कि क्यों अच्छे लोग, अच्छे लीडर्स, अच्छे मैनेजर्स बाज औक़ात जो है वो अनएथिकल डिसीजंस लेते हैं। तो ये भी जिक्र करेंगे जी। और आई एम श्योर कि एक मीनिंगफुल डिस्कशन होगी, कॉन्वर्सेशन हमारी। तो सबसे पहले एथिक्स क्या है जी, उसका तो कुछ जिक्र करते हैं, इंट्रोडक्शन है। तो एथिक्स बेस करती है जी मॉरल्स पे। और ये पर्सनल वैल्यूज होती हैं जो कि बंदे को, इंडिविजुअल को फैसला करने में मदद देती हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। और वर्क प्लेस एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स बंदे को जो उसका प्रोफेशनल उसकी जॉब है उसको करने में हेल्पफुल होती है। तो जाहिर है बेसिक हमारा फोकस यही है। इम्पोर्टेंस क्या है जी, नेक्स्ट स्लाइड में इस तरफ इशारा किया गया है। और अक्सर ज़ाहिर है बच्चे पूछते हैं, Workplace. स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस टॉपिक की अहमियत क्या है। तो ये ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट है कि जो टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एथिक्स जो है जी, एथिकल फॉर्म जो है उसकी बुनियाद वही है कि आप तक तो लॉ ऑफ द लैंड को ओबे करें। सिंगापुर में च्युइंगम चबाना जुर्म है तो आप सिंगापुर जाके च्युइंगम नहीं चबाएंगे। और सिमिलरली जहां आप कहीं जॉब करते हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट को हमें, मुझे, आपको जहां हम काम करते हैं उसे ओबे करना चाहिए। एम्प्लॉयज जो राइट वर्सेस रॉन्ग डिसीजंस हैं वो लेते हैं जी इसी बेस पे। और जाहिर है इसमें पहला फैक्टर जो होता है वो कंपनी होती है। उसके अलावा कस्टमर्स और फिर सप्लायर्स भी आ जाते हैं। तो कंपनीज जो हैं अगर वो एथिकली काम नहीं करेंगी तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये मैटर करता है। इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन अगर कंपनी सही काम करेगी और कस्टमर्स को सर्व करेगी तो ये हो पाएगा। और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो भी फंडामेंटली, इंट्रिंसिकली सही काम ही करना चाहते हैं। शायद ही कोई बंदा होगा जो कहेगा कि जी मुझे जो है वो झूठ बोल के गलत काम करके मज़ा आता है। और ओवरऑल सोसाइटी इंप्रूव करेगी। अच्छा साहब, अब सर एथिकल डिलेमा क्या है, एथिकल डायलेमास क्या हैं। राइट वर्सेस रॉन्ग तो निस्बतन आसान है, लेकिन राइट वर्सेस राइट में फैसला करना वो चैलेंज बन जाता है। तो ये एथिकल डिलेमा वो सिचुएशन होती है जहां दो सही बातों में से आपने एक को डिसीजन लेना है, एक को ऑप्ट करना है। तो इस पे एक छोटी सी वीडियो भी साथ देख लेते हैं, ताकि इस आइडिया को हम, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया, काफ़ी देर तक इस पे बात होगी, इसको भी हम देख सकें कि ये है क्या एथी व्हाट इज एन एथिकल डिलेमा और एथिकल एम्बिग्विटी। There's a story about a Harvard Business School professor who's trying to figure out how to teach business ethics. And she's standing up in front of the class and starts to talk about sort of this legendary case of Johnson and Johnson and the Tylenol case, where in the early '80s, somebody had tainted bottles of Tylenol with cyanide, and it ended up resulting in the deaths of 7 or 8 people through absolutely no fault
or responsibility of Johnson and Johnson. And Johnson and Johnson's faced with the decision of what to do. And she's telling this case to the students, and the students are getting agitated as she's saying that. And it's clear that they don't think this is an ethics case. And she says, well, why don't you think this is an ethics case? And the students say, well, that resulted in such goodwill for Johnson and Johnson. People love the company because they pulled all the bottles off the shelf. As a result, spent hundreds of millions of dollars doing that. And as she's talking to them, she realizes that the perception that the students have and that most people have is that for something to be ethical, it has to cause pain. And that's couldn't be farther from the truth. When you talk about ethics, it's the place we all find comfort. It's the place we can agree on how we best behave in a particular situation. And the challenge for ethics is that most situations we face are not cut and dried and not clear cut. They're complex. And so we all know what to do when there's a stark right and wrong answer, such as, do I murder someone? Do I not murder someone? Typically, we'll all say, no, we don't murder someone. But those aren't the types of decisions we face on a day-to-day basis when we're at the workplace, when we're living our lives. The choices we have to make are between multiple right choices. And we have to decide among those multiple right choices, what's the best right choice I can make? So that's the reason that when you make an ethical choice, when you make an ethical decision, you can't just rely on gut instinct, because there are multiple right choices you can make, and you need to think through what the implications of your choice are. What if I make this right choice? Who does that affect? If I make that right choice, who does that affect? So it's a difference between choosing that sort of navigating the gray area among the various right choices you have to come up with the best right choice you can arrive at. जी, रिसर्चर ने, एक्सपर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के स्टडी के बारे में भी जिक्र किया और फिर एथिकल डिलेमा को रिलेट किया। तो एथिकल डिलेमा जी राइट वर्सेस राइट सिचुएशन है। इसमें ज़रा हमारे पास कोई क्लियर रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, और इसमें यह है कि आपको 2 या 3 ऑप्शंस में से बाज़ का किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है, और आप ज़रा किसी एक बंदे को नाराज़ करते हैं या उसकी कुर्बानी दे देते हैं उसके मफादात की दूसरे बंदे के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें ज़ाहिर है किसी के राइट्स वायलेट होंगे, ठीक है जी। एथिकल डिलेमा में सबसे बड़ा मसला फिर ये है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी वेलफेयर भी किसी की जो है वो एट स्टेक होगी, और उसके अलावा इवन आपकी ज़ात पर भी सवाल उठेंगे। तो एथिकल डिलेमा जो है वो एक ज़रा मुश्किल सिचुएशन है, और इसमें यहाँ एक वक्त हुआ चाहता है एक टूल किट मैं आपसे शेयर करूँगा कि ये हमें मेकिंग राइट वर्सेस रॉन्ग डिसीजंस तो बड़ा आसान है। तो इसमें ये जो टूल किट है ये हमें गाइडलाइन मुहैया करेगी कि हम कैसे राइट वर्सेस रॉन्ग डिसीजंस में से गुजर सकते हैं जी। ले सर, एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। एक मोनिका, एक कॉलीग है हमारी, जो कि आजकल जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। हमारा जो बॉस है, मैनेजर है, वो कह रहा है कि इसको फायर कर दें और मोनिका की जगह कोई और कॉलीग लाया जाए जिसका एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो इसमें अब ये है कि एक ऑप्शन तो ये है कि आप जाहिर है ये अमल कर लें, जैसे आपको डिसीजन दिया गया उस डिसीजन पर अमल करें। और दूसरा ये है कि इनकार करें और कहें कि जी हमारी कंपनी की एक और वैल्यू है फैमिली फ्रेंडलीनेस। तो अब इसमें से ज़रा एक वो करना है, फैसला करना है जी। तो अगली साइड में सिर्फ देखते हैं जी कि दोनों फैसलों के कि मोनिका को फायर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, और उसकी जगह जो है मैनेजर जो बंदा दे, या जो वो आप कोई नया बंदा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो वो ले आए। तो इस फैसले के भी कुछ प्रोज, कुछ बेनिफिट्स हैं, और इसके भी कुछ नुकसानात हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपने बॉस को खुश किया, और दूसरा ये है कि आपने हमने प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि यहाँ हमने फैमिली फ्रेंडलीनेस जो अपनी कोर वैल्यू थी उसे उससे इख्तलाफ किया, उसे कुर्बान कर दिया। अच्छा जी, दूसरी चॉइस क्या है कि हम मोनिका को फायर ना करें और किसी तरह
उसका जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें पूरी टीम पर। तो इसका अपना फायदा क्या होगा कि हमने कंपनी की कोर वैल्यू, उसको तो हमने डिफेंड किया है और एक अच्छे वर्कर को हमने रिटेन रखा है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस हैं। वो ये है कि पहली तो बात है, बॉस नाराज हो सकते हैं कि भाई आपने मेरा हुक्म नहीं माना। और दूसरा क्या चैलेंज है कि जो मोनिका का वर्कलोड आएगा वो लोगों में जब पूरी टीम पे डिवाइड होगा तो लोगों की तबीयतों पर बोझ आएगा। तो ये सर राइट वर्सेस राइट सिचुएशन की एक एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं। तो बार बार इसका जिक्र होगा, थोड़ी देर बाद फिर हम इसे देखेंगे, लेकिन राइट नाउ हम बात करते हैं जी कि ऐसा फैसला करते हुए गट फीलिंग्स जो है ना, वो नाकाफी होती हैं, क्योंकि लोगों के जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, नंबर एक। नंबर दो, कुछ ही लोग होते हैं कि जो बिजनेस डिसीजंस के नताइज को देख सकते हैं जी, और अदरवाइज जाहिर है वो लोग अपने अपनी राय रखते हैं। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि मोनिका को निकाल देना चाहिए, और कुछ लोग कहेंगे कि मोनिका को नहीं निकालना चाहिए। और फिर चैलेंज ये होता है गट फीलिंग्स में कि आप जज्बाती होकर फैसला करते हैं और जज्बात में फैसला नहीं करना। और आखिरी इसमें चैलेंज ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात हम वो वाला फैसला लेते हैं जिसमें हमें लोगों से कम रेजिस्टेंस मिले। तो ये एक चैलेंज है जी, जाहिर है राइट वर्सेस राइट सिचुएशन में। और नीचे टाइटल भी आप देख रहे होंगे, मेरे साथ एक वीडियो है जिसका टाइटल ये है कि अच्छे लीडर वो होते हैं जो कि अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं। अच्छा इंसान ही वो होता है जो गलती मानता है और आगे चलता है। तो यहाँ सर हमने अपना आज की शाम में अपना इंट्रोडक्शन यहाँ हमने देखा कि बेसिकली एथिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और अल्टीमेटली एथिक्स कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पेश आती है, ना सिर्फ राइट वर्सेस रॉन्ग डिसीजन लेने में, बल्कि राइट वर्सेस राइट में भी एथिकल डिलेमास को हमें रिजॉल्व करना है। तो आइए जी अब मिलकर देखते हैं कि एथिकल जो डिलेमा है उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। पहला उसका जो स्टेप है वो ये है कि जी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, फैक्ट्स इकट्ठे करें, ये क्वेश्चंस करें, ठीक है जी, कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है मुकम्मल, और क्या मेरे पास जो प्रॉब्लम है उसकी डेफिनेशन सही है। दूसरा स्टेप है कि जो नताइज हैं उन पर भी गौर करें कि हमारे इस फैसले के क्या नतीजे निकलेंगे। और तीसरा कि अपने डिसीजन को टेस्ट करें कि जो डिसीजन आज हम लेंगे वो कई साल बाद लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, और क्या मैं अपने डिसीजन के बारे में लोगों से ओपन डिस्कशन कर सकता हूँ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जी। यहाँ फिर एक और टूल किट है जी, वर्कशीट फॉर कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं अपनी गलती भी तस्लीम करता हूँ, और तमाम हम लोगों से यही गलती होती है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस की या नताइज की परवाह किए बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छी टूल किट है जी, कि जब भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आए तो आप जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर डिस्कस करें। ले जी अब थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करते हैं कि जी सबसे पहला काम है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। उसके लिए प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहिए, और जो है सिचुएशन को आप समझें और न्यूट्रल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। और ये याद रखें कि कभी भी हम जो है ना इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर सकते। तो यहाँ एक और टूल किट है जी, जॉब एड है हमारे पास, वर्कशीट फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द फैक्ट्स। तो ये भी हमें हेल्प करेगी इस एथिकल डिलेमा को एड्रेस करने में। एग्जाम्पल मोनिका की हम थोड़ी देर तक वही एग्जाम्पल अपने साथ लेकर चलेंगे। तो एथिकल डिसीजंस अगर आप एज ए ग्रुप लेना चाह रहे हैं तो सर उसके लिए सबसे बड़ी अच्छी सजेशन है कि जो अपनी मीटिंग आप करें वो अपने दफ्तर में या घर में ना करें, या वो किसी और लोकेशन पे, ऑफ साइड लोकेशन पे करें, किसी नई जगह, न्यूट्रल जगह पे। अपनी कोर वैल्यूज की याद दहानी सबको करवाएं। और फिर ये है कि कोई जो है इम्पार्शल जो फैसिलिटेटर है
वो भी मुकर्रर करें, ताकि वो कंपनी वैल्यूज को हाईलाइट कर सके। और एक और सजेशन दी जा रही है कि डिसीजन मेकिंग के लिए फिर टाइम लाइन बताएं, और जो है वो बताएं कि हमने फलां तारीख तक और ये डिसीजन लेना है जी। तो ये क्लैरिटी होगी तो जाहिर है ये मामला दुरुस्त तरीके से हो पाएगा। इसी ज़िम्न में जी जो प्रॉब्लम में लोगों का जो पर्सपेक्टिव है उसे भी समझने की कोशिश करें जी। बड़ा अच्छा स्टेप है ये भी। फिर ये है नेक्स्ट स्लाइड में जी कि प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम पैदा कहाँ से हुआ, इसका ज़ाहिर है वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, वो जानना भी ज़रूरी है। अगला स्टेप है जी कि आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टीज। जो लोगों के क्या कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंटरेस्ट के, उनकी लॉयल्टीज के, उसको भी ज़रूर जो है ज़रूर जो है वो याद रखें कि कंपनी के लिए क्या बेहतर है, माहौल के लिए क्या बेहतर है, और बनी नौ इंसान के लिए क्या बेहतर है। ये सारे सवालों के जवाब ज़रूर ढूंढे जाने चाहिए। सर नेक्स्ट स्टेप है जी कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है इस यानी के सब टॉपिक में वो ये है कि जो आपकी इंटेंशन है, जो आपकी नीयत है, और जो रिजल्ट निकलने वाला है, उसको जरूर कंपेयर करें कि मेरी ये नीयत है, मैं यूं सोचता हूं, मैं यूं चाहता हूं, लेकिन ये जो फैसला मैं लूंगा उसके ये नतायज निकलेंगे। तो इसमें जो इंटेंशन में और जो डिसीजन का रिजल्ट होगा उसमें जो गैप है वो जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगला स्टेप है जी पुट आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हार्म। हर फैसले का कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है, हार्म होता है, तो उसको समझना जरूरी है। सबसे पहला हार्म ज़रा पैसे का हो सकता है। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की केस स्टडी की बात की, उनके टेलिनॉल केस की मिड एटीज में जो हुआ कि वहाँ उन्होंने किसी बंदे ने, किसी मुजरम ने उनकी जो मेडिसन थी उसको साइनाइड लगा दिया, उससे 7-8 लोग वफात पा गए। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने मार्केट से सारी वो दवाई मंगवा ली, तो जाहिर है उनको फिर बहुत सारा डॉलर्स में नुकसान हुआ। तो पैसे का जी नुकसान उठाना पड़ सकता है। डिसीजन में फिर जाहिर है लोगों को जो है ना वो नाराज हम करेंगे, और उनकी भी स्टेक्स होती हैं। और उसके अलावा फिर क्या है कि जो सोसाइटल कंसर्न्स हैं, एनवायरनमेंट आजकल के जो है चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है, तो ये भी ज़ाहिर है इसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो मनी, पीपल और कॉमन गुड, ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जी। आगे सर देखते हैं जी कि डिस्कस द इश्यू विद द अफेक्टेड पार्टीज। डिस्कशन करनी बड़ी जरूरी है जी, लोगों के साथ बात करना बड़ा जरूरी है कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात जरूर की जाए। और उसमें सारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। उसमें एक आपके डोमेस्टिक स्टेक होल्डर होंगे, जिस मुल्क में, जिस शहर में आप कर रहे हैं काम, वहाँ के सिटीजन्स भी होंगे स्टेक होल्डर। और उसके अलावा जाहिर है कई इंटरनेशनल भी ज़ाहिर है एडवोकेसी ग्रुप्स हो सकती हैं जो कि स्टेक होल्डर हो सकते हैं जी। तो यहाँ सर एक वीडियो हम देखते हैं और इस आइडिया को मजीद हाईलाइट करते हैं। In 2003 and 2004, we started planning for the possibility of a new infectious disease outbreak with a new kind of influenza. This was called the bird flu. Most people may remember. We called it H5N1 in the medical community. But it was a very scary time. This kind of influenza was different than the normal seasonal flu, and more than 50% of people who got it were dying. Very, very serious illness. We tried to think of how we would respond as a community, and one of the choices was to give antiviral medications, these prescription medications that could limit how many people died. One of the greatest challenges, we didn't have enough. And so when we were looking at how we would allocate those medicines that we didn't have enough of, we were really trying to think of who should get them. Here in Boston, among the hospitals in the city,
what we did is we had an exercise and we all discussed our allocation strategies. And what we found is that one hospital planned to use their limited supply only for people in the first 2 days of symptoms when the science says they're most likely to be effective. A different hospital planned to use them only for the sickest patients in the intensive care unit because they thought those patients were at highest risk of dying. A third hospital wanted to use them for the doctors and nurses to make sure they protected their staff and they had staff who could show up to work and take care of all the patients who were presenting. I don't think there is a clear right answer among those strategies for what definitely should be done. And as a city and as a community, I think what we faced was this ethical challenge of the possibility that the public would see different hospitals, different doctors, different systems making different choices. And that really could lead to chaos where patients would choose a hospital based on where they thought they were most likely to get care. It would actually be an inefficient use of resources and potentially lead to much worse outcomes than if we all did the same thing. So we had a number of discussions, pretty uncomfortable discussions, but talked about how we would make these decisions in a coordinated fashion. And this happened not just in our city, but actually on a national level as well. And I think we thankfully have some principles on how we can better support ethical decision making in times of crisis. First and foremost, I think it's important to be fair, that you can't favor one group over another. There has to be that perception and actually the reality of fairness in whatever you do. There also has to be transparency. It's really important to say why you're making the choice you're making and tell what choice you're making. There is some science behind this that people have looked at how likely the public is to buy into very hard ethical decisions. And the more transparent you are, the more likely they are to actually believe that you've made the right choice. But the last is really to be coordinated. Again, I think if there is inconsistency in a system, both I think the providers and the public have less confidence in the system if Dr. A is making one choice and Dr. B is making a different choice. I think this principle applies outside of just infectious disease and medicine, that when you face tough ethical challenges, you have to be fair, you have to be transparent, you have to be honest with both your staff and with the public. And I think that the staff is more likely to act in concert to follow the guidance that's being given centrally when they understand the principle behind it, that actually everyone acting in one manner is much more efficient and much more likely to do good than each person making his or her own ethical choice. ले सर, ये हमने एक एथिकल डिसीजन मेकिंग में देखी जी वीडियो, और आगे बात को बढ़ाते हैं जी। डिसीजन को टेस्ट करना बड़ा जरूरी है जी, कि आप अपने सर्कल में पहले लोगों से बात करें कि ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ और मेरे डिसीजन की ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कुछ लोग नाराज होंगे हमसे और ज़ाहिर है किसी को फायदा होगा। तो यहाँ सर जो है वो एक स्टडी का जिक्र है जी, 1999 की है, लेकिन ये कि 62% जो हैं वो सीईओज वो बात ही नहीं करते जो हैं एथिक्स की। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज की शाम में हम इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो ये हमारे घरों में, हमारे दफातर में इस चीज़ पे बात ज़रूर होनी चाहिए, इस मौजू पे। अपने डिसीजन को टेस्ट करने में उसकी लॉन्ग टर्म वैलिडिटी को ज़रूर देखें कि आज जो हम फैसला करेंगे उसका कई साल बाद क्या नतीजा निकलेगा, कल का इंसान हमारे फैसलों को किस नज़र से देखेगा। और इवन एक सजेशन दी जा रही है जी कि टेस्ट योर क्वाम मीटर। तो क्वाम मीटर अब क्या है जी, इंटरेस्टिंग आइडिया है कि एथिकल डिलेमा में आप देखें कि डिसीजन आप ले रहे हैं तो उस डिसीजन में इन्वायरमेंटलिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, लोकल भी, फैमिली भी, मैनेजर भी और बॉस भी। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, पांचों के पांचों। ये जाहिर है कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग नाराज होंगे। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जो बॉसेस हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो तो खुश हैं, लेकिन बाकी लोग आपके फैसले से या उस फैसले से जो लिया गया है डिसीजन से नाराज होंगे। तो ये बड़ा अच्छा है जी। यहाँ एक और टूल किट बताई जा रही है, वर्कशीट फॉर टेस्टिंग योर डिसीजन। तो ये भी हमें हेल्प कर सकती है, हम लॉन्ग टर्म वैलिडिटी देखें और अपने क्वाम मीटर को भी चेक करें। तो ये भी हमें हेल्पफुल हो सकती है डिसीजन मेकिंग के, एथिकल डिसीजन मेकिंग के पैराडाइम में।
ले सर, आगे देखते हैं कि अपनी जो परसेप्शन है, अपनी नीयत की जो है, लोग क्या समझते हैं, इसे भी जांचना जरूरी है जी। और इवन जो है ओपननेस जो है वो बड़ी जरूरी है, कि आप ओपन हो और जो है लोगों से आप बात कर सकें। और हर डिसीजन में कोई ना कोई ग्रे जोन होगा, थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया गया कि हर चीज़ ज़रा, वो जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के लिए हलाल और हराम का फ़र्क बड़ा वाज़ेह है कि ये चीज़ें हलाल हैं या हराम हैं, तो वो ब्लैक और वाइट में है। लेकिन ज़िंदगी में अक्सर चीज़ें, बाज़ औक़ात ऐसे सवाल होते हैं कि हर चीज़ वो ज़ाहिर है ब्लैक और वाइट नहीं होती, कई चीज़ें ग्रे एरियाज़ में भी होती हैं। तो वहाँ इंडिविजुअल को या एक डिपार्टमेंट को एक एथिकल डिसीजन लेना पड़ता है जी। ले सर, यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी एथिकल डिलेमा वाला टॉपिक मुकम्मल कर लिया। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम इंटेग्रिटी कैसे, आप अपनी इंटेग्रिटी पे काम कर सकते हैं, मैं अपनी इंटेग्रिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उसमें जिक्र किया जा रहा है कि जी सबसे पहला मशवरा, या कह लीजिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आइडिया ये है कि ये जो एथिक्स है ना, ये फ्रंट लाइन मैनेजर्स की जिम्मेदारी है। हर जो बिजनेस मैनेजर है, लीडर है, उसे एथिक्स पे भी काम करना है, इकोनॉमिक्स पे भी और लॉ पर भी। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ज़रा वेल्थ क्रिएशन भी होनी चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन भी होगी, हुकूमत के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हम फॉलो करेंगे और मॉरल वैल्यूज़ को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें, जैसा कि वो चाइनीज सेइंग है कि जी पिक्चर इज वर्थ 1000 और 10,000 वर्ड्स, तो वो बताया गया है कि ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो डिसीजंस हमारे एथिकल भी होने चाहिए, इकोनॉमिक्स को भी कंसिडर किया जाना चाहिए, और जाहिर है लीगल जो ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें भी फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट आइडिया जी, इन्फ्लुएंसिंग द 60%, बड़े इंपॉर्टेंट आइडिया है जी। कि ये आइडिया, चाहे अवाम पाकिस्तानी हो या किसी भी मुल्क की अवाम हो, कहीं के भी लोग हों, तो ये वर्क इन्वायरमेंट पे अमूमन ये एक रूल है जी जो बताया गया, 20-60-20। तो बताया क्या ये जा रहा है कि हमेशा 20% चांस रहेगा अनएथिकल लोगों का, 20% लोग हमेशा एथिकल डिसीजन लेते हैं, 20% हमेशा अनएथिकल होते हैं अमूमन, और 60% जो होते हैं वो फेंस सिटर्स होते हैं, वो मेरे जैसे कमजोर ईमान वाले शायद होते हैं। तो वो जहां की हवा चलती है उस तरफ को वो चल पड़ते हैं। और यही जो 20-60-20 रूल है, ये फ्रॉड प्रिवेंशन में भी यही एप्लीकेबल है। तो आई एम श्योर ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा जी। अच्छा सर, कंप्लायंस हर जगह इनफ नहीं है जी। क्यों? कि कई जगह जो है कंप्लायंट हम होते हैं, लेकिन उसके जो है वो ज़रा एथिकल नहीं होता। जैसा कि ये जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये साउथ एशिया के मुल्कों में सस्ती लेबर का इस्तेमाल करती हैं। तो जाहिर है वो लॉफुल तो है, कानून इजाज़त देता है बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, लोगों को कम पैसों पर भी आप काम पे रख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर ये एथिकल नहीं है। और कंप्लायंस प्रोग्राम्स जो है ना, अच्छा बिहेवियर जनरेट नहीं करते। और जो कंप्लायंस प्रोग्राम्स हैं उन जो है वो सिर्फ लॉज को ओबे करने पर ही उनका एम्फेसिस होता है। तो सर ये जैसे ही अभी अगर ये रीस्टार्ट होगा 10 मिनट में है, तो हम इसे लिंक को यूज करके दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ताकि हमारी ये कॉन्वर्सेशन चलती रहे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। ऑनलाइन आजकल दौर है जी, सोशल मीडिया का दौर है। ऑनलाइन हम इस वक्त ज़रा टेक्नोलॉजी के थ्रू, मैं अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसमें ऑनलाइन एथिक्स में ये है कि जी आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को डाटा के बारे में ज़रूर एजुकेट करना चाहिए, और जो लोगों के अवाम के जज्बात हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये अच्छी अच्छी सजेशंस हैं, अच्छी टिप्स हैं। अच्छा साहब, अब नंबर एक, एथिक्स के बारे में कम्युनिकेट करें, कैसे करें भी? जो लो अपनी टीम है उसको अपनी वैल्यू स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट बताएं। जो पॉजिटिव एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको उनकी तारीफ करें।
अगला स्टेप है लोगों में जो मुकालमा है, जो डायलॉग है, उसे इनकरेज करें, अपने मैसेज को रीइंफोर्स करते रहें। तो ये वो चीजें हैं जो कि करने वाले काम हैं। अच्छा साहब, अगली साइड पे चलते हैं। आजकल के जो नौजवान हैं वो सर जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस दुनिया में एक पॉजिटिव रिस्क डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं। तो वो जो है वैल्यूज के बारे में अगर आप कंसिडरेट होंगे तो इस जो है यंग टैलेंट को आप ज़रा अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? इसके लिए नंबर वन जो सजेशन है वो कि ये लीड बाय एग्जांपल, कंसिस्टेंट रहें, लोगों के साथ ऑनेस्ट रहें। यानी कि जो यंग लोग हैं आपको तभी पसंद करेंगे, ये टैलेंटेड लोग, कि आप कंसिस्टेंट हैं, आप ऑनेस्ट हैं, और फिर अपने जो फैसले हैं उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। गलत फैसला हो गया तो कोई बात नहीं, हम अपनी गलती तस्लीम करें। और जैसे हमारे वतन में हमारे एक सियासतदान है, उनका मैं जिक्र करता चलो, चौधरी शुजात से साहब कहते हैं मिट्टी पौते आगे चलो। तो मिट्टी डाल के बाद बंदे को आगे बढ़ जाना चाहिए। अच्छा सर, एथिकल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले जो मशवरा दिया जा रहा है वो ये है कि जी बाय टाइम, बेसब्रे ना हो, जल्दबाजी में फैसला ना करें, वक्त हासिल करें। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मरहम है। कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, ये भी अच्छी सजेशन है। और फिर ये है, अगली सजेशन ये है कि सारी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, पिक योर बैटल्स। कुछ लड़ाइयाँ आप लड़ें और कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर दें। और अगली सजेशन भी बड़ी मज़े की है, इंपॉर्टेंट है, कि रूल्स को ब्रेक ना करें, लेकिन बाज़ औक़ात आप रूल्स को लोगों को सपोर्ट करने के लिए अगर कहीं यूज़ कर सकते हैं तो उन्हें, उन रूल्स को लोगों की फलाह बहबूद के लिए ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट आइडिया है जी, यंग जनरेशन से इंटरेक्ट करने के लिए और इवन पुराने लोगों से भी बात करने के लिए वो सर पहला मशवरा दिया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, नंबर एक जी। नंबर टू, सच बोलना चाहिए। नंबर थ्री, अगर लोग कोई सच्ची बात आपको बताना चाहें तो उन्हें सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट दें, गुस्सा ना करें। और उसके अलावा अपने जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं वो भी मुख्तलिफ रखें, एक ही बंदे की कहा बात ना सुनते जाएं। और लोगों को, ऐसे लोगों को हायर करें, यंग लोगों को, कि जो मुस्कुराता हुआ चेहरा हो जिनका। अच्छा जी, अपनी गलतियों को मानने, बड़ा बहुत फायदा रहेगा। अगर आप अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे बड़े फायदे में रहेंगे हम। यानी कि मैं अपनी गलती मानूं, आप अपनी गलती माने। अच्छा जी, अभी 5 मिनट हैं लगभग। तो सर रिवार्ड्स जो हैं वो अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा देंगे, लेकिन ये है कि रिवार्ड्स की वजह से शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन लोगों में अनएथिकल बिहेवियर जो है ना वो पैदा हो जाएगा। तो रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में भी जो है वो ज़रूर काम करें, सोचें, और मल्टीपल जो है वो एरियाज पे काम करें। ठीक है जी, ये अच्छी सजेशन है, ताकि लोग शॉर्ट टर्म गेम्स में इन्वॉल्व ना हो, बल्कि लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी हो। साहब, ऑर्गेनाइजेशनल जो कंट्रोल्स हैं वो स्टैब्लिश होने चाहिए, ऑडिट्स होने चाहिए, जो प्रोहिबिटेड बिहेवियर है वो बतलाना चाहिए, और अगर कोई अनएथिकल काम हो तो उसको फौरन एड्रेस करने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जी, अब अनएथिकल बिहेवियर को कैसे कन्फ्रंट करें? तो उसमें सर ये लोगों से मशवरा करें, बड़ी अच्छी सजेशन है। दूसरा मशवरा, इंतजार ना करें कि जब कब हड्डियां खराब होगी या कोई सानहा होगा तो फिर ही हम बात करेंगे। अगला स्टेप, अगली सजेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लेम ना करें, लोगों को एक्यूज ना करें। ठीक है जी, तहम्मुल से, सुकून से बात करें और बात सुने, और इवन अगर मदद की जरूरत हो तो वो भी लें। अच्छा सर, यहाँ सर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक और सेक्शन मुकम्मल कर लिया। साथ साथ मैं थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे भी देख लेता हूँ कि मुझे एक दो बंदों का इंतजार है, वो पता नहीं क्यों नहीं आए। तो अल्लाह भला करे। जाहिर है ऑनलाइन में ये जी चैलेंज है, फिजिकल में भी बाज़ बात होता है।
कि बंदा नहीं आ पाता मसरूफियत की वजह से। तो हमारा तो काम है ना जी, जिन लोगों ने हमसे हमें रजिस्ट्रेशन करवाई उन्हें हम याद रखें और जो है उन्हें एंगेज करने की कोशिश ज़रूर करें। तो यहाँ सर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन आइडियाज़ पे बात की है अभी तक। तो आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले तकरीबन ज़रा पिछले पौन घंटे में तो ये मुकम्मल होने वाला है अभी ये जूम का सेशन। तो अगर डिस्कनेक्ट होगा तो यहीं से सर इसी लिंक से हम इंशाल्लाह ताला दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमने सर सबसे पहले वर्क प्लेस एथिक्स की बात की, उसको इंट्रोड्यूस किया इस आइडिया को। उसके बाद साहब हमने बात की फिर एथिकल डिलेमा क्या होता है जी, कि हमने समझा राइट वर्सेस राइट सिचुएशंस हमें पेश आएंगी दफातर में, घरों में। और फिर हम अपनी इंटेग्रिटी को कैसे बढ़ाएं, इस पे अपनी इंटेग्रिटी को भी, और ज़ाहिर है अपनी टीम, अपने इर्द गिर्द, अपने घर वालों, अपने दफ्तर वालों की भी। अब सर आखिरी जो हमारा इस वक्त सेक्शन है वो है बड़ा मजे का है वो भी, कि अच्छे जो लोग होते हैं, गुड मैनेजर्स, गुड बिजनेस लीडर्स, वो मिसबिहेव क्यों करते हैं बाज औकात। लें जी, अक्सर नहीं ज़रा बाज औकात करते हैं। तो उसको सर हम मिलकर देखते हैं। अभी तकरीबन डेढ़, वो कह रहा है तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं। ठीक हो गया। तो इसी लिंक को हम दोबारा यूज करके सर ज्वाइन कर लेंगे। तो बस बात का मैं आगाज करता हूँ जी, कि वाई गुड मैनेजर्स बिहेव बैडली, कि जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो क्यों अनएथिकल डिसीजन लेते हैं बाज औकात। लें जी, तो यहाँ हम जिक्र करेंगे ब्लाइंड स्पॉट्स का, और जो हमारी वो हम रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को, अपने इमोरल एक्शंस को, उनकी बात करेंगे अभी इस सेक्शन में। ले जी, पहली बात जो इस पैराडाइम में, इस डोमेन में हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि इस चीज़ को पहचानना चाहिए मुझे आपको, कि लोग मिसकंडक्ट लोगों का है क्यों। क्यों जो बड़े ऑनेस्ट, ईमानदार और स्मार्ट लोग हैं वो बाज़ इमोरल चॉइसेस ले लेते हैं। तो इसमें सर मसला पहला बताया जा रहा है कि अगर हमारे ऑफिस का कल्चर ही अनएथिकल होगा। लें जी, मैं ये बताता चलूँ जी कि हमें एक और कोलीग ने ज्वाइन किया है, तो अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा जूम, तो आपने घबराना नहीं। इसी को यूज़ करके, इसी लिंक को हम दोबारा इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन आ जाएंगे। तो बस परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। तो सर बाज़ औक़ात अनएथिकल जो ऑफिस कल्चर है वो हमारे जो ऑनेस्ट लोग हैं उनकी मॉरल स्ट्रेंथ को भी इरोड करता है। और जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो वो फिर बाज़ औक़ात अनएथिकल जो है वो डिसीजन ले लेते हैं। तो ये चैलेंज था, है और रहेगा। रिकॉर्डिंग कर देंगे और सर्टिफिकेट्स भी शेयर करेंगे, टूल किट्स भी और हैंड आउट्स भी। तो ये हमारा आखिरी सेक्शन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अनएथिकल बिहेवियर के पीछे एक और ब्लाइंड स्पॉट है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट, बल्कि यहाँ मैं अक्सर जिक्र करूं ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है। आप में से कोई कोलीग बताएगा जी कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। मैं चैट बॉक्स में भी देख लेता हूं, और साथ अल्लाह ताला भला करे, अगर आप अनम्यूट करके भी बताना चाहें तो यू आर वेलकम जी, कि व्हाट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ मैं इतना हिंट देता हूँ, ब्लाइंड स्पॉट, हम माशाल्लाह सारे ड्राइविंग करते हैं, मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं, तो ड्राइविंग में स्पेशली ब्लाइंड स्पॉट रिलेट किया जाता है। हाँ जी, क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट। कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हमने ये पिछली साइड में भी देखे हैं, कि ओबीडियंस टू अथॉरिटी, प्रेशर टू फिट इन, फियर ऑफ लॉस, फायदा होवे ना होवे, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। एक और ब्लाइंड स्पॉट है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये आपको लाहौर की सड़कों पर या इवन कराची की और हर शहर की सड़कों पे टीनेजर नजर आएंगे जो वन व्हीलिंग कर रहे होंगे।
और इसी तरह कई आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे 50-60 साल के, जो कि शायद वन व्हीलिंग तो नहीं कर सकते मोटरसाइकिल पे, लेकिन वो भी ओवर कॉन्फिडेंस का बड़ा शिकार है। तो बहरहाल जी, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ड्राइविंग के पैराडाइम में, ड्राइविंग के हवाले से? जी शाहजेब साहब या अब्दुल वसीर साहब, आप बताना चाहें क्या होता है जी ब्लाइंड स्पॉट? अगर आप बोलने में कंफर्टेबल हैं, यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक। अदरवाइज चैट बॉक्स भी मैंने खोला हुआ है। थोड़ी देर बाद देखे ना, मैं व्हाट्सएप पे भी चाहते ही डाल लेता हूँ कि हो सकता है कि व्हाट्सएप में किसी ने कोई सवाल कर दिया हो या कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। ले जी सर, ब्लाइंड स्पॉट सर होता है ड्राइविंग में। हम देखते हैं कि हम ड्राइविंग में, मोटर गाड़ी में हो या बाइक पे हो, तो गाड़ी में खास तौर पे एक एंगल होता है जहां हमें बंदा मिरर में नजर नहीं आ रहा होता, तो वो ड्राइवर का ब्लाइंड स्पॉट होता है। इसलिए एक मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं और जा रहा है कोई बहुत बड़ा ऑयल टैंकर, तो उसके मिरर में, साइड मिरर में, अगर आपको ड्राइवर नजर नहीं आ रहा, तो यकीन रखो ड्राइवर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भी नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए कई मोटरसाइकिल चलाने वाले नौजवान ओवर ट्रकों वालों का और गाड़ियों वालों का निशाना बन जाते हैं कि वो इस हकीकत को फरामोश कर देते हैं कि ड्राइवर का एक ब्लाइंड स्पॉट है। उस ब्लाइंड स्पॉट में अगर आप मोटरसाइकिल चलाएंगे या बढ़ेंगे, तो ड्राइवर को, ट्रक चलाने वाले को, हीनो या जो भी वो बस चला रहा है ना, उसे आप नजर नहीं आ रहे। तो इसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसानों का एक ब्लाइंड स्पॉट है। और रिसर्च बताती है कि कई लोग जिन्होंने बड़े चंगे काम किए होते हैं, वो सम हाउ, है जी, बाज औकात वो लाखों पे उनकी नीयत नहीं फिसलती, लेकिन वो चंद 100 रुपए पे ना, है जी, सैकड़ों पे, हजारों पे उनकी नीयत फिसल जाती है। तो ये बाज औकात हो जाता है, अल्लाह बचाए। और नीचे रेफरेंस भी बताया जा रहा है जी, गुड डायरेक्टर्स एंड बैड बिहेवियर। तो ये चैलेंज है। तो ज़रा ये आप के लिए क्वेश्चंस हैं कुछ जो हम छोड़े जाएंगे कि आप देख सकें। सर बात को आगे बढ़ाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट हमने 3-4 देखे पिछले सेक्शन में, देखे ना, ये रिकॉर्डिंग इसने की। तो सर 4 और परवेसिव बिलीफ्स हैं जो कि मेरे लिए, आपके लिए, हर मैनेजर के लिए, हर बिजनेस लीडर के लिए चैलेंज है। तो सबसे बड़ा वो ये है कि हमारा जहन जो सोचता है वो हमें धोखा देखता है कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये एथिकल भी है और हमें फायदा भी देगा। ठीक है जी। तो इसमें 4 जो हैं, यकीन या जो है बिलीफ्स हैं, उनका उनकी बात करते हैं। तो पहला जो है कि ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं ये ना तो इलीगल है, ना इमोरल है, ना ये गैर कानूनी है, ना ये गैर अखलाकी है। तो यहां बताया जा रहा है कि सारे लीगल डिसीजंस एथिकल नहीं होते। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमारा दिमाग हमें देता है, या हम अपने आप को देते हैं और उन लोगों को भी देते हैं कि ये जो फैसला हम लेने जा रहे हैं, ना तो ये इलीगल है ना ये इमोरल है। ठीक है जी। तो इससे बचना है। अगला जी, अगला बिलीफ क्या है कि जो हम धोखा देते हैं अपने आप को, वो ये है कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरी कंपनी के फायदे के लिए है, मेरे बॉस ने कहा है। ठीक है जी। हमारे सरकारी दफ्तरों में, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन हमारे घरों में ये हो रहा है कि जो अब्बा जी ने फरमा दिया है वो है मुस्तनद है। ठीक है जी। जो बड़ा कह देगा, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो कह देगा, बस वो मुस्तनद है। तो अगर आप अंधाधुंध तकलीद करेंगे, तो जाहिर है कि आप इस फिर प्रॉब्लम का शिकार हो रहे होंगे, हम हो रहे होंगे कि हम वो कर रहे हैं कि जो कि कंपनी का फायदा है। ठीक है जी। तो हमेशा कंपनी का फायदा नहीं देखना, बनी नो इंसान का सोचना है, रब का सोचना है कि अल्लाह भी देख रहा है। ठीक है जी। कहीं और भी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, साड़ी फिल्म बन रही है, तो कल को वहां भी हमने जवाब देना है। ठीक है सर, आगे सर चलते हैं। अगला चैलेंज क्या है? अगला जो परवेसिव बिलीफ है या जो धोखा हम देते हैं, वो है सर कि मुझे माफी मिल जाएगी।
ठीक है जी। मुझे हमारे नए सदर आए हैं और हम देखते हैं कि उन्हें सदारती इस्तिस्ना हासिल है, तो मैं बड़ा हूं या मैं जो है ना नेक आदमी हूं, तो मुझे माफी मिल जाएगी, माई बिहेवियर विल बी कॉन्डोन्ड। तो एनरॉन एक बड़ी कंपनी है जी, ये बहुत बड़ा इनका स्कैंडल हुआ था। तो अल्लाह भला करे, इनमें भी उन लोगों का यही ख्याल था मैनेजर्स का कि हम कंपनी के फायदे के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें माफी तो मिल जाएगी अगर पकड़े भी गए तो ये भी सर चैलेंज है। और अगला जो चैलेंज है या जो क्या कहना चाहिए मिसबिलीफ या बिलीफ है गलत, वो ये है कि मेरे एक्शंस को लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। आज के दौर में स्पेशली जब सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज राज राज नहीं रहा। इधर कहीं नोटिफिकेशन आता है, बल्कि बाज का तो नोटिफिकेशन भी फेक सोशल मीडिया पे घूम रहे होते हैं। बहरहाल हम उनकी बात करते हैं जो असल होते हैं। उधर कोई ऑफिस ऑर्डर को नोटिफिकेशन होता है तो वो चंद लम्हों में पूरी आवाम के पास हर मोबाइल फोन में चला जाता है। तो ये पहले कभी होता होगा हमारे बुजुर्गों के दौर में, 80s में 90s में, कि जो थे ना एक्शंस वो पब्लिक नहीं होते थे। आजकल तो सर जो है ना नवी जनरेशन वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रही है। तो इसलिए ये वाला बिलीफ भी फायदा नहीं देगा कि माय एक्शंस वुड बी वोंट बी मेड पब्लिक। आजकल हर चीज पब्लिक हो जाती है और फौरी हो जाती है, इंस्टेंटली। तो सर फिर सवाल यही पैदा होता है कि जी हम फिर झूठ बोलें अपनी कंपनी को फायदा देने के लिए। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ले जी मिलकर देखते हैं इसका जवाब, एक एक्सपर्ट्स के जुबानी सुनते हैं कि क्या कंपनी को फायदा देने के लिए झूठ बोला जा सकता है, बोलना चाहिए। तो मिलकर देखते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की शाम में हम देख रहे हैं, तो इसे मिलकर देखते हैं जी। A big question that managers or CEOs have to face is how far they will go to protect or save their company. And a big question is whether you'll lie to save your company. There's a CEO of a company that remanufactures jet engines who I spoke to and wrote about. And he is going through the annual audit for his company, and he about to sign the document that says, do you know, or I know of no circumstances that will affect the financial condition of my company. He's about to sign that when he gets a phone call and he learns that several planes have been grounded at airports as a result of what might be problems with parts he made for those engines in those airplanes that have been grounded. Doesn't know if they are or not, but they might be. And he's agonizing, do I sign these documents? You know, this obviously, if it's us, it could have a major effect on the financial condition of the company. Get some more calls, more planes have been grounded, and all told there are about 11 planes that have been grounded that may or may not be grounded as a result of a part that he made for these engines. And so he has to decide what to do. Do I sign these documents? And he consults a first lawyer, trying to find some legal advice on what to do. And that lawyer says, by no means should you sign this. If it turns out it's your fault and you've signed these documents and you haven't disclosed it, you've got a problem on your hands. So he does whatever a panicked CEO might do, and he consults another lawyer. And that lawyer says, no, you don't know if it's you. You have no responsibility to do that. Your responsibility is to protect the company. And if you say that something's wrong or may be wrong, you know, the banks may panic. They may pull their loans. People may lose their jobs. So there's a real dilemma he's facing. Do I sign the papers? Do I not sign the papers? Now, as a consumer, I think there are some products that the CEO has a moral responsibility not to take any chances with. And as someone getting on an airplane, if I'm getting on that airplane and the CEO has any inkling there may be something wrong with a part in that engine, I want him to say, don't get on that airplane. By not disclosing it, he runs that risk. So he's faced with this decision, and he decides ultimately that he's going to sign the documents that say he doesn't know anything. So essentially, he's basically lying to save his company. It turns out that the discovery is that it's inconclusive, that they can't determine whose fault it was. And within a year, he sells his company out of the guilt that he feels over having signed the documents. You
ले सर, बड़ा अच्छा प्रोफेसर ने बताया जी। और मेरे लिए, आपके लिए जाहिर है अच्छी सजेशन है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। कि जो है ये चैलेंज मुझे और आपको भी दरपेश हो सकते हैं। ले सर, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं जी। कि हमें कंपनी को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है जी। अनएथिकल डिसीजंस हमें नहीं लेने। अच्छा सर, तो फिर आगे सर चलते हैं और मज़ीद इस आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। हमने आज की शाम में देखे जी कि ये क्या क्या बड़े चैलेंजेस हैं हमें दरपेश। ले जी, अगला जो है अनइंटेंडेड सपोर्ट फॉर अनएथिकल एक्शंस। तो उसमें पहला है जी मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस। मैंने ट्रांसलेट की गूगल स्कॉलर से ही, सॉरी गूगल ट्रांसलेटर से ही, तो उसने कहा मुहर्रिक अंधापन। और उसमें अच्छी मिसाल दी गई है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें मोटिवेट करता है। ये बल्कि हमारा वो डेरा इस्माइल हाँ का एक बच्चा हर रमज़ान में आता है जी टीवी शो में। तो वो एक पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा क्यूट सा पठान है। तो वो उसकी वीडियो मशहूर हुई थी कई साल पहले, पीछे देखो, है जी। तो वो पीछे जब हमें दिखाया जाता है ना, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बाज़ औक़ात लोग हमें जिसे कहते हैं ना, वो अल्लाह भला करे उस्ताद दामन का, कि विचों विच खाई जाओ उतो रोला पाई जाओ। तो ये जो मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस है ये वही ट्रक की बत्ती है कि जिसके पीछे अमूमन हमारे सियासतदान, हमारे बड़े बुजुर्ग नवी नस्ल को या अवाम को लगा देते हैं। तो बस यही है जी, पॉलिसी कंपनी की यही लगती है कि विचों विच खाई जाओ उतो रोला पाई जाओ। तो आप अक्सर ऑब्जर्व कीजिएगा कि कई बुजुर्ग, कई बड़े वो इस पॉलिसी पे बड़ी ही जो है ना जाँ फिशानी से अमल पैरा हैं। अच्छा सर, ले जी आगे चलते हैं। आर्म्स लेंथ ब्लाइंडनेस जी, बाज़ औक़ात ये है कि आप एक चीज़ को, एक काम को आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां अमेरिका में या यूरोप में काम कर रही हैं, वो चीप लेबर इस्तेमाल कर रही हैं बांग्लादेश में और चाइना में। तो क्या है कि ज़ाहिर है जो चीज़ वहाँ इलीगल है, अनएथिकल है, वो चाइना या मलेशिया आके वो फिर ज़ाहिर है लीगल भी हो जाती है और एथिकल भी हो जाती है। तो बस हज़ारों मील का सफ़र फ़र्क पड़ता है और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लें जी, अगला चैलेंज है अनएथिकल एक्शंस में जो हम बाज़ औक़ात सपोर्ट कर देते हैं, आवाम करती है या लोग कर देते हैं, वो ये है कि ग्रेजुअल डिसेंट इनटू अनएथिकल बिहेवियर। जिसे डॉक्टर असरार अहमद कहते हैं कि सराइकी में कहते हैं ना, थींदे थींदे बंदा थी जांदा है। तो ये है कि अगर आप एक छोटी सी गलती पहले करेंगे, छोटे गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किसी बड़े मसले में, बड़े गुनाह का भी शिकार हो जाएंगे। तो ये चैलेंज बताया जा रहा है जी कि ये चैलेंज होता है। और अगला चैलेंज है जी एंड जस्टिफाइज द मीन्स। कि जो है अक्सर एक मुहावरा बोला जाता है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है। तो इसी तरह आप जब एंड पे पहुंचेंगे तो हम फिर जो है ना मीन्स के वो जस्टिफाई कर लेंगे। तो ज़ाहिर है सर, जो है अल्लाह की ज़ात हमें वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, और मोहब्बत में भी और जंग में भी हर चीज़ जायज़ नहीं है। ले सर, एथिकल ट्रेडिंग बड़ा चैलेंज। अभी पिछली स्लाइड में सिर्फ इशारा किया गया कि अगर आप एक छोटी गलती करेंगे, उसके बाद फिर कई छोटी गलतियां आपसे करवाई जाएंगी, आपके बड़े करा देंगे, आपका बॉस करा देगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप वो उन गलतियों को फिर गलती नहीं समझेंगे। ले जी, यहाँ एक एथिकल ट्रेडिंग पे एक शॉर्ट सा इंफोग्राफिक एक वीडियो देखते हैं ताकि इस आइडिया को हम हाईलाइट कर सकें। A major theme of blind spots is that when we think about ethics in organizations, we need to move away from the model
of we're trying to deal with a few bad apples. From the perspective of blind spots, while there are some bad apples who are engaging in intentional corrupt behavior, what we really need to do is to look at how so many of us do engage in unethical behavior without knowing that we're doing so, and how we see unethical behaviors around us, and yet we simply fail to act on those unethical behaviors. And from our perspective, what we need to do is treat ethics as a broader topic than the conscious deliberation of a few bad apples, and start thinking about how do we create an organization where people are doing the right thing and they're aware of how their actions could lead to harm to both the organization and the broader society. There are a number of tactics that organizations and individuals can use. One is to simply audit your decisions, to take a look at the nature of your decisions rather than simply the nature of your intentions. Another tactic that executives can use is to do a much better job of thinking about how the incentives and how the culture that they're creating will affect the behavior of employees throughout the organization. So often, executives are creating incentives that can predictably lead to bad behaviors, and yet they're unaware that they're doing so. One of the examples that we talk about in the book comes from Major League Baseball, and from the late 1990s into the early part of the new millennium was the peak of the steroid crisis. And it's pretty clear that many baseball players, including many star baseball players, were using steroids, and they may well have engaged in cover-up behaviors and denials, and there may be a wide variety of legal issues associated with this. But from our perspective, the fascinating part of the steroid scandal isn't the fact that players with a limited career span would use steroids. It's the fact that Major League Baseball, the players' union, and the team owners did a phenomenal job of creating an environment where it was very predictable that players would be using steroids, where players who didn't use steroids were at a competitive disadvantage because so many other players were doing so. So you have an environment in which it's easy to predict that wrongdoing will occur. And it was the executives who were creating this environment where this was so predictable. From the perspective of the owners, I think what we saw was what we refer to as ethical fading in the book. They were focusing on ticket receipts and revenue, and at the same time that the steroid scandal was occurring, things were going just fine in terms of the revenue side of sports, because the more home runs that were hit, the happier the fans were, and everything seemed just fine. And the ethical dimensions of what they were doing through their lax enforcement and their implicit encouragement of the use of steroids faded from perspective. नहीं सर, अमेरिकन एक्सपर्ट ने भी उसी चीज़ को हाईलाइट किया जी कि एथिकल फेडिंग होती है, और ये चीज़ ज़ाहिर अमेरिका में भी होती है, फर्स्ट वर्ल्ड में भी, और हमारे यहाँ भी ये चैलेंज है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की शाम में हमने बड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखा, और इख्तितामी स्लाइड्स को हम देख रहे हैं जी। रेजिस्ट टेम्पटेशन जी। तो ये जो लालच दिया जाता है और गलत काम करवाए जाते हैं, बल्कि पुरानी नस्ल नवी नस्ल को जो खज्जल करती है और ख़राब करती है और गलत काम करवाती है, या हमारे बॉसेस करवाते हैं, सीनियर्स हमसे करवाते हैं, उस टेम्पटेशन को कैसे हम रेजिस्ट करें। तो 3 तरीके बताए जा रहे हैं कि अपनी जो एथिकल कंपास है उसे सीधा रखें। नंबर 1, कम्युनिकेट योर बिलीफ्स। अपना जो बिलीफ सिस्टम है, अपनी जो वैल्यूज हैं, वो लोगों को बताएं। ठीक है जी, कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ, कैसे मैं वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ, तो ये बताएं लोगों को। नंबर 2, बी रिगरस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। जब मुश्किल हालात हों, चैलेंज हो, टफ सिचुएशन आए, तो फिर जो है जाहिर है क्या कहना चाहिए, आप रिगरस हो, आप हार्ड वर्कर बने, और जो है लिथार्जिक और डल ना हो, बल्कि समझे कि अब ये काम करने का मौका, क्या कहते हैं, उठ मर्दे मुजाहिद जाग जरा, है वक्त शहादत अब आया। तो ये वो वाला तराना पढ़ने का वक्त है जी। और नेक्स्ट है जी, लुक फॉर पॉजिटिव
एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर्स। लोगों से सीखें जी। अच्छी एग्जाम्पल्स भी, केस स्टडीज आपके पास होनी चाहिए और नेगेटिव भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए वजीराबाद में एक डबल शाह था, बड़ा नाम बनाया उसने, बड़ा पैसा बनाया, लेकिन फिर डबल शाह कहाँ गया, उसका क्या हाल हुआ, आज उसकी फैमिली कहाँ है। इसी तरह लाहौर में हम सुनते हैं जी कोई ईडन सोसाइटी है, उसके कोई डॉक्टर साहब थे, उनका जनाजा नहीं लोगों ने पढ़ने दिया। ठीक है जी। तो आपके पास अब्दुल सत्तार ईदी की भी एग्जांपल्स होनी चाहिए, पता होना चाहिए केस स्टडी का। और इस तरह की जो केस स्टडीज लाहौर में, जीटी रोड पे, कराची में, पाकिस्तान में, दुनिया में जहां भी आप मौजूद हैं, आपको पता होना चाहिए कि आज उस डॉक्टर साहब की जो फैमिली है वो कहाँ है, उनका जनाजा पढ़ने उनके घर वाले भी नहीं आए। ठीक है जी। तो ये पता होना चाहिए मुझे, आपको। तो यहाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की ज़ात का पहले मशकूर हूँ, और उसके बाद आप लोगों की भी तवज्जो का, कि बड़ा ही ये मुश्किल सा मौजू लगता है, दो इंटरेस्टिंग है। प्रोफेशनल एथिक्स के जितनी भी सरकारी एकेडमीज हैं उनमें ये बात होती है, और मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये अब जो जो इतने सीनियर हैं, 40 साल के हो गए हैं, 35 साल के, अब इन्हें एथिक्स बताया जा रहा है, जबकि ये तो हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को बताने की बड़ी ज़रूरत है, ताकि बच्चों को पता हो कि ये चीज़ें, ये आइडियाज़ क्या हैं और इन आइडियाज़ पे कैसे काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं आप लोगों की तवज्जो का दोबारा बड़ा मशकूर हूँ। और इस वक्त जी ये लास्ट पे क्वेश्चन आंसर सेशन है, चैट बॉक्स मैंने खोल लिया है, और अल्लाह भला करे, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके भी आप बात कर सकते हैं। और अगर जो है बोलने में थोड़ा है हिचकिचाहट है, तो आप चैट बॉक्स इज देयर, तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। स्क्रीन पे आप नज़र आ रहा होगा कि मैंने चैट बॉक्स भी खोला हुआ है। हमने तकरीबन 6:20 के लगभग शुरू किया था। मेरे पास 7:35 हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज की शाम में फिर देखा। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा जी, हैंडआउट्स भी, और ये जो स्लाइड्स थी और जो जॉब एड्स थे, टूल किट्स थी, वो भी शेयर कर दूंगा, और सर्टिफिकेट भी आपको आज ही कोशिश करूंगा, अभी नहीं तो कल परसों में ज़रूर मैं शेयर कर दूं। तो बाकी ये जी कि सुबह हमारे साथ यूटी भी आप आइएगा। यूटी में हम बात करेंगे क्रिएटिविटी, टूल्स और टेक्निक्स की। बड़ा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सेशन। सीपीडी वर्कशॉप है, जो इंजीनियर भाई आएंगे उन्हें सीपीडी पॉइंट वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, और बड़ा मज़े का टॉपिक है। आई एम श्योर कि यूटी लाहौर के प्लेटफॉर्म पर हमें बात करने का मौका मिलेगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्टर किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ज़रा बहावलपुर से आ रहे हैं, या पता नहीं कोई गुजरांवाला से आ रहे हैं लोग स्पेशली अटेंड करने, तो उनके साथ नॉलेज शेयरिंग का मौका मिलेगा, और सीखने का और सिखाने का मौका मिलेगा सुबह इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ सर इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए, और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी हमें दे। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है, रोज़े रखिए, और इबादत कीजिए, ज़िक्र अस्कार कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी याद रखें, और अल्लाह की ज़ात हम सब के लिए आसानियाँ करेगी। अस्सलामु अलैकुम।